बांग्लादेश में 5 तारीख को 5 अगस्त को तख्तापलट हो गया और इसके बाद वहाँ पूरी तरीके से लूटपाट, आगजनी और प्रदर्शन के साथ-साथ जो माहौल दिख रहा है वह बहुत ही अराजक है और इसमें जो अराजक तत्व हैं वह खुलकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर, उनके धर्म स्थलों, उनकी आबादी और उनकी महिलाओं पर हमले कर रहे हैं। लेकिन भारत में जो भारत का विपक्ष है, खासकर जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस यह पूरी तरीके से शांत हैं और कहीं कोई टिप्पणी नहीं आ रही और जहां दुनिया के इतने बड़े-बड़े मैटर होते हैं, उसमें यह अपनी तरफ से हस्तक्षेप करते हैं, सफाई देते हैं, ट्वीट आता है, खासकर जब इजराइल हमास, इजराइल फलस्तीन या कुछ और इस तरीके का विषय आता है, तो अक्सर इनकी तरफ से टिप्पणी आती है। लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदू धर्म स्थलों, महिलाओं और आबादी पर हमले पर, जो कि बहुत ही भयानक तरीके से हो रहा है, इस पर कोई टिप्पणी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस की नहीं आई है। और इसी समय, इसी बीच में एक बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही बड़ा खुलासा बांग्लादेश के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि ब्लिट्ज के वहाँ का एक समाचार पत्र है ब्लिट्ज, जिसके वह प्रधान संपादक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिससे भारत में राजनीति गर्मा गई है और काफ़ी उथल-पुथल राजनीति में इस समय यहाँ पर भी मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके बस। अभी हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा खुलासा किया है शोएब, वहाँ के बांग्लादेश के एक पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने। उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, इसके लिए जो वहाँ की जो विपक्षी पार्टी बीएनपी रही है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और उसकी जो प्रमुख रही हैं, जो खालिदा जिया, जो कि इस समय जेल में है, उनके पुत्र तारिक रहमान निर्वासित जीवन वह लंदन में जी रहे हैं और वह वहाँ से बैठकर यहाँ बांग्लादेश में तख्तापलट की साजिशें काफी लंबे समय से कर रहे हैं। और इन्होंने जो सबसे बड़ा खुलासा किया है कि उनसे 3 सप्ताह पहले राहुल गांधी की एक सीक्रेट मुलाकात हुई थी। यह सारी बातें उन्होंने रिपब्लिक के टीवी शो में 10 अगस्त को कहा है और 5 अगस्त को वहां पर बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है। तो यह बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जरूर लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जा रही है। तो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने जो खुलासा किया है, इसके बाद भारत में राजनीति गरमाई हुई है और इन्होंने बताया है कि 3 सप्ताह पहले राहुल गांधी की एक सीक्रेट मुलाकात तारिक रहमान से हुई थी और तारिक रहमान वहां से बैठ के काफी लंबे समय से अवामी लीग और बांग्लादेश की सरकार के तख्तापलट की तैयारियां कर रहे थे। और उन्होंने और बड़ा खुलासा किया है कि इस बीच में आईएसआई और सीआईए की भी सीक्रेट मीटिंग हुई थी और शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारियां चल रही थी। और इन तैयारियों से अलग तारिक रहमान भी इनके साथ मिले हुए थे। तारिक रहमान का जो पूरा कैरेक्टर है वह किसी उग्रवादी जैसा ही है, क्योंकि उनका भी पीछे का रिकॉर्ड अभी मैं जब उनकी डिटेल बताऊंगा तो बताता हूं। तो बताया जाता है कि इनके तार, तारिक रहमान के तार बांग्लादेश की, पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े हुए हैं और उस प्लानिंग और षड्यंत्र से भी ये जुड़े हुए थे, जिसमें बांग्लादेश की सरकार को उखाड़ने की तैयारियां चल रही थी। तो यह बहुत बड़ा खुलासा है और इस पर टीवी डिबेट चल रही है और इस खुलासे पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है और न इस बात का खंडन हुआ है कि यह बातें झूठी हैं। यही बात जब टीवी शो में टीवी के जो एंकर थे, जब उन्होंने सलाउद्दीन शेख से कहा कि आपकी इन बातों पर कैसे यकीन किया जाए, आपने कोई सबूत नहीं रखा है, तो उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के सिद्धांत के तहत हम सारी बातें नहीं बता सकते, सूत्रों का हवाला दे सकते हैं, लेकिन अगर बात इस पर आएगी कि राहुल गांधी खंडन करें इस बात का और कहें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम सबूत रखने को भी तैयार हैं। इस पर पूरी कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस से बीजेपी की तरफ से भी जो सवाल दागे जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, उस पर कांग्रेस का अभी गोलमोल ही जवाब आ रहा है। कांग्रेस का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। ऐसी ही एक घटना काफी कुछ साल पहले मोदी सरकार के टर्म में ही घटी थी, जब इस बात का खुलासा हुआ था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीक्रेट मुलाकात चाइना के कुछ बड़े नेताओं से हुई है और वहां पर उन्होंने एक
गुप्त एक सीक्रेट MOU साइन किया है। तो जब इस बात का खुलासा हुआ तो पूरी कांग्रेस तिलमिला गई और कांग्रेस ने इस बात को खारिज कर दिया कि इस प्रकार की कोई मुलाकात हुई थी। लेकिन जब तथ्यों के साथ बात सामने आई, उस समय रणदीप सुरजेवाला उस समय कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन होते थे। तो उन्होंने खंडन किया था इस बात का कि किसी प्रकार की मुलाकात हुई है। लेकिन बाद में जब सबूतों के साथ बात सामने आई तो कांग्रेस शर्मसार हुई थी और इस बात को कांग्रेस को मानना पड़ा था कि ऐसी कुछ मुलाकात हुई थी। तो जहां सलाउद्दीन शोएब चौधरी जो बात कह रहे हैं, इसका भी अभी तक कांग्रेस ने कोई खंडन नहीं किया है। कांग्रेस यह जरूर कह रही है कि हम तथ्यात्मक बात करते हैं, जहां कोई सबूत नहीं है उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन कांग्रेस इस बात का भी खंडन नहीं की है अभी तक कि क्या सलाउद्दीन शोएब चौधरी गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने कहा है कि जो सारी प्लानिंग हो रही थी उसमें तख्ता पलट की, उसमें राहुल गांधी ने अपनी सहमति दी थी कि जो आप करने जा रहे हैं उसको आप करिए। और इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जब तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं की आबादी, धर्मस्थल और महिलाओं पर जब हमले शुरू हुए और यह नरसंहार जैसा वहां पर जैसा वातावरण बना, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं आई। तो इस बात के तार जुड़ते हैं। लेकिन जब वहां पर इंटरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, तब इनकी तरफ से बधाई संदेश जाता है और अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, ना कि हिंदुओं की बात की जाती है, जबकि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू हैं। तो यानी हिंदू शब्द से परहेज है और इनके तार ज्यादातर हिंदू विरोधी संगठनों और पार्टियों से मिला जुला के जुड़ते हैं। तो जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने जो खुलासा किया है, यह बहुत ही बड़ा खुलासा है, जिससे जब यह प्रूव हो जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, इनकी मुलाकात तारिक रहमान से हुई थी, तो अपने आप में यह बहुत बड़ी साजिश है और एक तरीके से विदेश नीति का भी उल्लंघन है जो राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी पूरी तरीके से इलेक्शन में भी जिस तरीके की परिपाटी अपनाते दिखाई दिए हैं, पैटर्न अपनाते दिखाई दिए हैं, झूठ का उन्होंने सहारा लिया है और पूरी पार्टी इस समय झूठ की राजनीति कर रही है। तो इस बात को लेकर काफी बहस है और टीवी डिबेट चल रही है। भारत की जनता भी इस चीज का जवाब मांगती है। अब मैं बताऊं आपको तारिक रहमान कौन है। तारिक रहमान वहां की बांग्लादेश की प्रथम प्रधानमंत्री खालिदा जिया और 7वें राष्ट्रपति, जो कि अब नहीं है, जो 7वें राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पुत्र हैं। इनका जन्म ढाका में हुआ था और 1967 की इनकी पैदाइश है और इन्होंने 1988 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी बीएनपी के एक प्राथमिक सदस्य के रूप में। 1991 में इन्होंने अपनी मां के साथ राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो इलेक्शन चल रहे थे उसमें इन्होंने इनकी प्रचार की कमान भी संभाली थी। इसके अलावा जब अवामी लीग की सरकार चल रही थी वहां पर 1996 से 2001 के बीच में, तब इन्होंने जनता के हितों की लड़ाई की आड़ में बहुत से सरकार विरोधी आंदोलनों में हिस्सा लिया था। इसके बाद इन पर जो सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगा था कि वहां पर अवामी लीग की एक रैली चल रही थी बांग्लादेश में, ढाका में, और 21 अगस्त 2004 को वहां पर उस रैली में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था और जिसमें टारगेट किया गया था शेख हसीना को मारने का, जिसमें सैन्य ग्रेड का ग्रेसेस एक ग्रेनेड होता है, जो खास ग्रेनेड होता है, उसका प्रयोग किया गया था और उसके प्रयोग के माध्यम से पूरी तैयारी थी कि शेख हसीना को इस हमले के द्वारा मार दिया जाए। लेकिन इस हमले में 24 कार्यकर्ता और पार्टी के महत्वपूर्ण लोग मारे गए थे, जिसमें अवामी लीग की एक अध्यक्ष थी और दिवंगत राष्ट्रपति वहां के जिल्लुर रहमान की पत्नी ईवी रहमान थी। इस तरीके से 24 लोग इस ग्रेनेड अटैक में मारे गए थे, जो कि वहां बहुत बड़ा हमला था। और इसके बाद जब इसका मास्टरमाइंड माना जाता था तारिक रहमान को, तो तारिक रहमान का पूरा कैरेक्टर आतंकियों जैसा है। बताते हैं कि आईएसआई के अलावा अलकायदा से भी इनके संबंध हैं। और सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने तो एक और बड़ा खुलासा किया है कि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, इसके पीछे तालिबानी ताकत भी काम कर रही है। और उन्होंने इसके अलावा यह भी बताया है
कि भारत विरोधी जितनी शक्तियां हैं, CIA, ISI सब मिलके काम करेगी, क्योंकि बांग्लादेश इस समय भारत का अच्छा सहयोगी बना हुआ था और भारत के साथ अच्छे रिश्ते चल रहे थे, और यही कारण है कि शांति और स्थिरता के साथ बांग्लादेश काफी अच्छी तरक्की कर रहा था, जो वहां के कट्टरपंथियों को चुभ रहा था। उन्हें सभ्य समाज पसंद नहीं आता है। तो तारिक रहमान जो कि इस हमले के मास्टरमाइंड थे, इसको लेकर उन पर केस चले, और केस काफी लंबा चला, और केस का निर्णय आता इसके पहले उन्होंने अपने इलाज का बहाना करते हुए वहां से 10 अक्टूबर 2008 को लंदन भाग गए, और तब से वह लंदन में रह रहे हैं, निर्वासित जीवन जी रहे हैं, और वहीं से सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके अलावा जब वह वहां पर उन पे आरोप लगे थे, और लंदन जाने के पहले इन्होंने एक बॉन्ड को भी साइन किया था, जैसा बताया जाता है कि वह कभी राजनीति नहीं करेंगे। इसके बाद इन पर 11 सितंबर 2018 को सजा तय होती है उस पुराने अटैक की, जिसमें इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और इसके बाद चूंकि यह लंदन भाग चुके थे, और वो वहाँ यहाँ बांग्लादेश से निर्वासित जीवन लंदन में जी रहे थे, तो इस कारण वह पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो बांग्लादेश की सरकार, शेख हसीना सरकार ने काफी कोशिश की थी, प्रत्यर्पण की उनके, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी, और कोशिशें अभी भी जारी थी। इस बीच में सरकार का तख्ता पलट हो गया, और जैसे तख्ता पलट हुआ है, वहां के राष्ट्रपति और जो कि सेना प्रमुख हैं वाकर उल जमा, उनके आदेश के बाद जो राजनीतिक बंदी के रूप में जो सजा काट रही थी वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, उनको भी जेल से रिहा कर दिया गया है। तो इस समय सलाउद्दीन शोएब चौधरी का कहना है कि इस समय कट्टरवादी ताकतें पूरी तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर को निशाना बना रही हैं। मोहम्मद यूनुस वहां के इंटरिम प्रधानमंत्री बने हैं, वह कितना संभाल पाएंगे देश को, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उनके पास ना तो कोई सरकार चलाने का अनुभव है, न किसी इस प्रकार की आपात स्थिति को हैंडल करने का अनुभव है। तो कुल मिलाकर वो तारिक रहमान के बारे में जो खुलासा किया है सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने, यह बहुत ही बड़ा खुलासा है, और भारत की सरकार को, भारत की जनता को, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करके इस संबंध में जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो राजनीतिक हलचल है राहुल गांधी की, कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी को देखिए, तारिक रहमान को देखिए, सोनिया गांधी को देखिए, और खालिदा जिया को देखिए, तो खालिदा जिया के बेटे निर्वासित जीवन जी रहे हैं। इसी तरीके से भारत में भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी जमानत पर चल रहे हैं। कल के दिन अगर वह बंदी हो जाते हैं, या जब उन पर सजा तय हो जाती है, तो क्या वह भी तख्ता पलट जैसी यहाँ की देश विरोधी ताकतों को हवा देंगे, या उनको बढ़ावा देंगे? कहीं ना कहीं जब अपराध के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई होती है, तो उसमें जब बड़ा नेता फंसता है, तो वह इसको राजनीतिक द्वेष की आड़ में कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने की कोशिश करता है, और उसी तरीके की अशांति भारत में भी क्रिएट करने की कोशिश लगातार, जिस तरीके से राहुल गांधी की गतिविधियां दिख रही हैं, उनकी मंशा समझ में आ रही है कि वह भी इसी तरीके का कुछ यहाँ पर कुछ हंगामा चाहते हैं, कुछ अस्थिरता करना चाहते हैं, और देश को इस अस्थिरता, इस अराजकता पैदा करने वाली मानसिकता से सावधान रहना चाहिए। हमारा देश और हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, वह किसी भी देश विरोधी गतिविधि को या देश विरोधी आंदोलन को कभी हवा नहीं देती है। कभी ऐसा कोई यहाँ आंदोलन नहीं हुआ जिसमें बांग्लादेश जैसी जनता की जो चरित्र सामने आया है, कि तोड़ फोड़ से लेकर लूट पाट, प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस जाना और सारे सामान को चितिर बितिर करना, लूटना, जलाना, और इसके बाद लगातार उनकी अराजक मांगे आगे बढ़ती जा रही हैं। अराजक मांगों में अभी हाल ही में सारी अराजक भीड़ ने छात्रों की सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया, और वहां के राष्ट्रपति को, वहां के चीफ जस्टिस को 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया इस्तीफा देने का, और इसके बाद विवश होकर वहां के चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर जो इस वीडियो का हमारे सार है, वह यह कि राहुल गांधी की मुलाकात तारिक रहमान से क्यों हुई, इस पे देश उनसे सफाई मांगता है, और सरकार के जो प्रवक्ता हैं वह लगातार इस विषय को उठा रहे हैं डिबेट में। कांग्रेस निश्चित रूप से
इस मैटर पर भी नंगी होती नजर आ रही है। जिस तरीके से चाइना के साथ राहुल गांधी सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी, जिसको यह खारिज करते रहे और बाद में जब प्रूव हो गया तो यह बात सामने आई थी और इस तरीके से इनका झूठ बेपर्दा हो गया था। तो आने वाले समय में इस बात का भी खुलासा हो जाएगा, इसकी पूरे चांसेस हैं और यह बहुत बड़ी बात है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा इस विषय में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे द्वारा कुछ ऐसे ही कंटेंट और ऐसे ही विश्लेषण आते रहते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।